माय डियर फ्रेंड्स, मैं जब भी प्रोग्राम करता हूं तो मुझ पर पॉज पॉलिसी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और लोगों को अच्छी क्लैरिटी के लिए क्वेश्चन करना अच्छी बात है। मैंने आज कुछ उन प्रश्नों को, कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लिया है जो बहुतायत में पूछे जाते हैं और जो आपके बहुत काम के हैं। इस वीडियो में हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और आपको यदि लगता है कि आपके कुछ प्रश्न और हैं जो छूट गए हैं, जो पॉज पॉलिसी से या पॉज एक्ट से संबंधित हैं, तो आप हमें अवश्य लिखिए। आप हमें हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें लिखकर सूचित कीजिए कि आपकी क्या समस्याएं हैं। इसमें मैं और मेरा एक एनजीओ डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन पूरी तरह कमिटेड हैं। हमने कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह के विवादों को खत्म करने में मदद भी की है। तो आपको यदि कहीं लगता है कि हम आपके काम आ सकते हैं तो हमें अवश्य लिखिए। आइए बात करते हैं उन प्रश्नों पर जिनकी बात बहुतायत से की जाती है। बहुत सारे लोग हमेशा यही पूछते हैं, व्हाट इज द सेक्सुअल हरासमेंट। तो जो सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 की डेफिनेशन के तहत कुछ एक्ट हैं, कुछ कृत्य हैं जो सेक्सुअल हरासमेंट की परिभाषा में, जो हमारे सेक्सुअल उत्पीड़न की परिभाषा में आते हैं। तो जो यौन शोषण का हमारा कृत्य है, मैं उनकी बात करता हूं। सबसे पहला फिजिकल कॉन्टैक्ट और एडवांसेस। नंबर 2 है ए डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स। क्लियर है। मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, किसी के ऊपर रिमार्क पास करना, किसी के ऊपर जोक पास करना, ये सब उसमें आता है। शोइंग प्रोनोग्राफी मोबाइल पर या लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर, बुक्स में या किसी और तरीके से, और एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, ये सब आता है। इसके अतिरिक्त सेक्शन 3 की सबसेक्शन 2 में भी कुछ चीजें दी हुई हैं जिनकी भी यहाँ बात करना बहुत जरूरी है। और ये भी सेक्सुअल हरासमेंट बातें, इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट। यदि कोई उसका सीनियर या उसका सहयोगी कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इस चक्कर में करता है तो वह भी सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में आता है। नंबर 2, implied or explicit treat of detrimental treatment in her employment. नंबर 3 है implied और explicit threat। कुछ लोग थ्रेट देते हैं, या तो तुम मेरा ये काम करो, नहीं तो मैं तुम्हारा ये नुकसान कर दूंगा, वो भी इसी में आता है। और ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट लाइकली अफेक्ट हर हेल्थ और सेफ्टी। तो ये सब सेक्सुअल हरासमेंट की परिभाषा के अंतर आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। और जब बातचीत करते हैं या जब मैंने प्रोग्राम आपके साथ कर रहा था तो मैंने ये बातें आपको बताई। नंबर 2, इज सेक्सुअल हरासमेंट ओनली फिजिकल नेचर? नो, सेक्सुअल हरासमेंट फिजिकल नेचर में नहीं है, केवल टच करने का या बॉडी से संबंधित ही नहीं है। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल भी बहुत सारे कंडक्ट शामिल होते हैं। फिजिकल में आते हैं अनवेलकम फिजिकल कांटेक्ट इंक्लूडिंग पैटिंग, पिंचिंग, स्ट्रोकिंग, किसिंग, हगिंग, फॉन्डिंग, इनअप्रोप्रिएट टचिंग। नंबर 2, जो फिजिकल कंडक्ट से आते हैं फिजिकल वायलेंस इंक्लूडिंग सेक्सुअल असल्ट। बहुत सारे लोग लिफ्ट में, बहुत सारे लोग ऑफिस आते जाते में इन सब चीजों को करते हैं। नंबर 3, फिजिकल कांटेक्ट इज टचिंग और पिंचिंग। नंबर 4 पर आता है द यूज ऑफ जॉब रिलेटेड थ्रेट्स और रिवार्ड्स टू सॉलिसिट सेक्सुअल फेवर्स, जो अभी हमने बात की। अब आते हैं हम उनमें जो वर्बल हैं, जो फिजिकल नहीं है लेकिन वर्बल है। कमेंट्स ऑन वर्कर्स अपीयरेंस, एज, प्राइवेट लाइफ, ये सब सेक्सुअल हरासमेंट है। सेक्सुअल कमेंट, स्टोरीज, जोक्स, सेक्सुअल एडवांसेस, रिपीटेड एंड अनवांटेड सोशल इन्विटेशंस फॉर डेट्स और फिजिकल इंटीमेसी,
insult based on the gender of the worker, or paternalistic remarks, sending sexual explicit messages by phone or email or by any other social media, or incident vulgarity is very important factor, incident vulgar discussions with or in front of the woman. अब वो नॉन वर्बल ना तो फिजिकल है ना नॉन वर्बल है, वो भी आते हैं, डिस्प्ले ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लिसिट सजेस्टिव मैटर्स, दूर से दिखाना, पोस्टर दिखाना या कुछ और करना, सेक्सुअली सजेस्टिव गेस्चर्स, उसमें आप कुछ नहीं कह रहे हैं, ना ही कुछ जबान से बोल रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज जो नॉर्मल में है, विशलिंग, स्टारिंग, ये सब सेक्सुअल हरासमेंट की परिभाषा में आते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज वर्क प्लेस। तो जो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013, उसमें वर्क प्लेस को सेफ और कंड्यूसिव बनाने की बात कही गई है। तो वर्क प्लेस इंक्लूड एनी प्लेस विजिट बाय एन एम्प्लॉयर, विजिट बाय एन एम्प्लॉई arising out of or during the course of employment, please mind it, arising out of or during the course of employment, including transportation provided by the employer or undertaking such a journey. Workplace may also extend to communications over social network, टेलीफोन, मैसेजिंग, चैट मैसेजेस एक्सेट्रा। तो यहां तक वर्क प्लेस की डेफिनेशन आती है। मैं आशा करता हूं कि आपको क्लियर हुआ। नंबर 2 पर बात करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ हरासमेंट इज इलीगल, जो 100% हमारे आईपीसी में भी है और जो इस एक्ट में भी लाए गए हैं। द हरासमेंट बेस्ड ऑन रेस, एज, sex, religion, national origin, disability, pregnancy or marital status is considered as illegal। यदि हम इन सब चीजों की बात करते हैं तो वो सब अवैधानिक हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है, व्हाट काइंड ऑफ हरासमेंट इज इलीगल, मैंने बात की। व्हाट इज इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, ये क्या है? इंटरनल कंप्लेंट कमेटी क्या है? इसको शॉर्ट में आईसीसी बोलते हैं। द इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, हियर एंड आफ्टर रेफर्ड एज आईसीसी, इज कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द कंपनी इन एवरी ब्रांच इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 4। जहां जहां किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस है या सब ब्रांचेज हैं या कोई वर्क, किसी तरह का वर्क प्लेस है, वहां सब पर सेक्शन 4 के अंतर्गत ये आईसीसी होना कंपलसरी है। टू प्रोवाइड और फॉर प्रोवाइडिंग रिड्रेसल टू एग्रीड वुमेन एम्प्लॉय हु हैज बीन सब्जेक्टेड टू द सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो आईसीसी के कुछ रूल्स हैं जो मैंने आपको बताए थे कि उसमें आपका सीनियर मोस्ट लेडी उसकी चेयरमैन बनेगी। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर के और एम्प्लॉय के बराबर होंगे। उसमें एक एनजीओ का सदस्य भी होगा। मेरी एनजीओ बहुत जगह, डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन बहुत जगह इस काम के लिए इन्वॉल्व होती है। तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का फॉर्मेशन करना एक एम्प्लॉयर की प्राइमरी लायबिलिटी है। अब हम बात करते हैं हु कैन फाइल द कंप्लेंट ऑन बिहाफ ऑफ एग्रीड वुमन। यदि कोई किसी के साथ, किसी फीमेल एम्प्लॉय के साथ, वुमन के साथ यदि कोई सेक्सुअल हरासमेंट करता है तो वो उसके बिहाफ पर कौन कंप्लेंट कर सकता है? इन केस ऑफ फिजिकल, मेंटल और कैपेसिटी ऑफ द एग्रीड वुमन, फॉलोइंग पर्सन कैन कंप्लेंट अगेंस्ट द सेक्सुअल हरासमेंट टू आईसीसी। नंबर 1, एग्रीड वर्कमैन्स फैमिली, उनके फैमिली का कोई भी सदस्य। नंबर 2, एग्रीड वुमेन्स फ्रेंड, उनके दोस्त या उनका कोवर्कर, एनी पर्सन हु हैज नॉलेज ऑफ दैट इंसिडेंट, स्पेशल एजुकेटर। नंबर 1, क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट।
guardian, authority under whose care the aggrieved woman us receiving treatment, care with the written consent of the aggrieved woman, उससे written permission के बाद ये सब लोग कंप्लेंट कर सकते हैं, और वह स्वयं तो कर ही सकती है। तो इन चीजों को हमें समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग इन चीजों में लिटिगेशन में रहते हैं और बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो इन चीजों को हमको समझना, जानना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयर। एक एम्प्लॉयर की क्या क्या ड्यूटी है अंडर दिस एक्ट। वह प्रत्येक एम्प्लॉयर को या एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव को, जितनी भी एचआर के टीम मेंबर्स है पर्टिकुलरली, उनको यह समझना बहुत आवश्यक है। नंबर 1, प्रोवाइड ए सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। जो सेक्शन 19 है इस एक्ट की, वह यह कहती है कि एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट देना उनकी जिम्मेवारी है। नंबर 2, डिस्प्ले एट एनी कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ इन द वर्क प्लेस, कि हर जगह पर एक तो इसकी अवेयरनेस के पोस्टर्स, इसके पॉलिसी की कॉपी लगी होनी चाहिए, ताकि वहां सब लोग उसको पढ़ सकें और समझ सकें, और उसमें आईसीसी की चर्चा होना, आईसीसी के मेंबर कौन कौन है उनका नाम होना आवश्यक है। नंबर 3 है, अवेयरनेस के लिए या तो ट्रेनिंग प्रोग्राम या अवेयरनेस प्रोग्राम या वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना, ताकि लोगों को इस चीज की जानकारी हो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें तो नहीं पता था कि ये सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। जैसा मैंने आज आपके साथ दिन भर बात की, तो उनमें ये सब बातें आपने समझी हैं, लेकिन मैं आपको क्योंकि ये रिकैप कर रहा हूं, इसलिए इसका मैं ड्यूटीज में एक बार आपको फिर बता रहा हूं। तो यह एम्प्लॉयर की प्राइमरी लायबिलिटी है। नंबर 4 है, प्रोवाइड नेसेसरी फैसिलिटीज टू इंटरनल कमेटी। जो इंटरनल कमेटी बनाई गई है या लोकल कमेटी है, उसको सारी इंफॉर्मेशन देना, डॉक्यूमेंट देना, ये एम्प्लॉयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। असिस्ट इन सिक्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ रेस्पोंडेंट एंड विटनेस बिफोर द इंटरनल कमेटी, क्योंकि जो इसमें कई बार क्या होता है कि मेरे वर्क का नुकसान होगा, ये नहीं चलेगा। उसके जो रेस्पोंडेंट है उसका और उसकी विटनेस को छुट्टी देकर इसमें शामिल कराना उनकी जिम्मेवारी है। फिर है, मेक अवेलेबल सच इंफॉर्मेशन टू द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी एज केस में बी require having regarding the complaint under the subsection 1 of section 9। तो जो उसमें सारे डॉक्यूमेंट लगने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट हैं या डेटा है या इंफॉर्मेशन है, वो सब देना एम्प्लॉयर की प्राइमरी ड्यूटी में आता है। नंबर 7 पर आता है असिस्ट करना। नंबर 8 पर आता है जो कॉज टू इनिशिएट एक्शन अंडर द आईपीसी। यदि उनके आईसीसी की जो रिकमेंडेशंस है उनमें यदि किसी का कृत्य या किसी का एक्शन ऐसा है कि उसको आईपीसी में सजा मिलना जरूरी है, तो उसका इनिशिएट करना भी आवश्यक है। नंबर 9, ट्रीट सेक्सुअल हरासमेंट एज ए मिसकंडक्ट। अपने एम्प्लॉयमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के जो मिसकंडक्ट है उनमें इसको इंक्लूड करना और उसको ट्रीट करना, उसी से उसके एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करना भी एम्प्लॉयर की प्राइमरी ड्यूटी है। नंबर 10 है, मॉनिटर द टाइमली सबमिशन ऑफ ऑल रिपोर्ट्स। जो इस एक्ट में रिपोर्ट्स दी गई हैं उनको बैलेंस शीट में भी छापना, और जो जहां जहां जानी है, जो जो अथॉरिटीज है, जो मैंने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपके साथ बात की है, उन सब में जाना। मैं आपको केवल रिकैप्चुलेट करने के लिए इन बेसिक प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं, तो उनको आप समझिए और उनको प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी में शामिल मानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत आवत से पूछा जाता है वो है, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस अंडर द एक्ट। यदि कोई एम्प्लॉयर, जिन्होंने मेरा प्रोग्राम अटेंड किया उनको समझ में आ गई, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने प्रोग्राम अटेंड नहीं किया वो ध्यान से सुना। Where the employer fails to constitute a internal committee under subsection 1 of section 4,
नंबर 2, टेक एक्शन अंडर सेक्शन 13, 14 और 22। नंबर 3 है कॉन्ट्रावेंशन और अटेम्प्ट टू कॉन्ट्रावेन। नंबर 4, जो अबेट्स कंट्रावेंशन है उसके लिए 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है एम्प्लॉयर के लिए। और यदि कोई एम्प्लॉयर बार बार इसको गलती को करता है तो उसकी जो ट्वाइस द पनिशमेंट है, यह बढ़ भी सकता है। और इसमें कुछ अलग से और भी प्रावधान है जिनको आप समझिएगा। जो पनिशमेंट है वो डबल हो जाएंगे यदि आपने नहीं सुना। और नंबर जो 2 है, जो इससे बहुत ज्यादा बिजनेस पर इंपैक्ट करता है, वो है आपका लाइसेंस या तो विड्रॉ हो सकता है या कैंसिल हो सकता है या नॉन रिन्यूअल में जा सकता है। आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। जो भी आप पर कंडीशन चालू होती है, आप यदि फैक्ट्री एक्ट में है तो लाइसेंस होगा, शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में है तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। जो भी आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो ये एक्शन ले सकती है। तो इस सब का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पर आता है। इसलिए इसकी अवेयरनेस लाना, बार बार ट्रेनिंग प्रोग्राम करना, हर वर्कर को कवर करना, उनका रिकॉर्ड रखना, रिड्रेसल का प्रोसीजर बनाना, आईसीसी का डिस्प्ले करना, आईसीसी के मेंबर्स का इलेक्शन कर या सिलेक्शन कर उनको इन प्लेस रखना बहुत आवश्यक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आपका जो पूरे दिन की वर्कशॉप थी इसमें ये पॉज के सारे प्रावधान समझ आ गए होंगे। और जिन लोगों ने पॉज के इस प्रोग्राम को नहीं देखा है उनको जो बेसिक क्वेश्चन है या उनके क्वेश्चन कुछ और अपने दिमाग में पैदा होते हैं तो वो हमें लिखें, ताकि हम या तो मेल से या कोई नया वीडियो बनाकर उन तक उनके प्रश्नों के उत्तर पहुंचा सकें। आपका मेरा इस वीडियो को देखने का, समझने का, हमें लिखने का, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत धन्यवाद।